लाइफ प्रोसेसेस में हम ये एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसमें अवशोषण कैसे होता है यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं, ब्लड वेसल में जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं, अब उन न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट ऑर्गन्स में भेजा जाएगा और इनका ब्रेकडाउन होगा। तो आज हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि रेस्पिरेशन। तो देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन यानी कि हिंदी में इसको श्वसन कहते हैं। तो आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो कि सांस लेना को ही रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन जो सांस लेना यानी कि जो ब्रीदिंग होती है ये रेस्पिरेशन का केवल एक स्टेप होता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन, मिली न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होता है और उस ब्रेकडाउन से एनर्जी बनती है। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इन न्यूट्रिएंट्स का दो तरीके से ब्रेकडाउन हो सकता है, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेकडाउन होगा या फिर उसकी अनुपस्थिति में, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो उसके बेसिस पे दो टाइप का रेस्पिरेशन होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं जो ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। तो जब ब्रीदिंग में दो टाइप के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सलेशन और इनहेलेशन, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। तो इसमें क्या होता है, जो इनहेलेशन होती है वो एक्टिव प्रोसेस होती है। एक्टिव का मतलब होता है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़े, और एक्सलेशन होता है जो कि पैसिव प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका सिस्टम बाद में देखेंगे कि सांस कैसे लेते हैं और कैसे वो छोड़ी जाती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स की अगर बात करें, यानी कि वायवीय श्वसन की जब बात करें कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उसमें मेनली 5 स्टेप्स आते हैं, जिसमें पहला होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। जो पल्मोनरी वर्ड यूज़ होता है ये लंग्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं तो उनमें लंग्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए उनका जो श्वसन होता है उसको पल्मोनरी वेंटिलेशन। इस प्रोसेस को ब्रीदिंग भी कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है। दो टाइप की प्रोसेसेस होती हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में वो प्रोसेसेस आती हैं जैसे कि हमने सांस ली और छोड़ी, तो ये एक्सटर्नल में आएगा। इंटरनल का मतलब होता है जो लंग्स में प्रोसेसेस चलती हैं उसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो सेकंड क्या है, गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज पहले एनवायरनमेंट और नॉस्ट्रल्स के बीच में हुआ, उसके बाद जो लंग्स हैं और जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके बीच में होगा, और ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में जाएगा। यानी कि जो गैसें हैं वो ब्लड में जाएंगी, ब्लड से टिश्यू में जाएंगी, ब्लड से टिश्यू में ऑक्सीजन गया और टिश्यू के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा रेस्पिरेशन के दौरान, यानी कि जब भी कोई चीज़ टूटेगी, न्यूट्रिएंट टूटेगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि अंदर चल रही है प्रोसेस। तो यहाँ पे एक डायग्राम है। तो ये होता है नेजल चैम्बर और ये होते हैं नॉस्ट्रल्स, और यहाँ पे होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो कि है कॉमन पैसेज कहते हैं, फूड और एयर दोनों के लिए होता है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया के ऊपर ये जो ओपनिंग होती है, ट्रैकिया की ओपनिंग को बोला जाता है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि उसका ढक्कन, ग्लॉटिस का ढक्कन कह सकते हैं एपीग्लॉटिस को। एपी का मतलब होता है ऊपर, और क्योंकि ये ग्लॉटिस के ऊपर है इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एपीग्लॉटिस। तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये एपीग्लॉटिस है, जो कि फूड को प्रिवेंट करता है ताकि वो ट्रैकिया में ना जा पाए। ये यहाँ से ट्रैकिया के पीछे होती है फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, जो कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसको बोला जाता है गलेट, और यहाँ पे जो ट्रैकिया होता है इसके पास होती हैं सी शेप्ड की कार्टिलेजनस रिंग्स। ये जो सी शेप्ड की कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं इनका बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि ये जो सी शेप के स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके पीछे ईसोफेगस प्रेजेंट होता है, जो कि जब इसमें फूड आता है तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको बताया था कि जब खाना बाहर की तरफ यानी कि जब आगे की तरफ पुश होता है तो जो मसल्स होती हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ही उस खाने को आगे की ओर पुश करती हैं। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ये क्यों हो पाता है, क्योंकि इसके पीछे जो कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं वो पूरी तरह से नहीं होती है। अगर वो रिंग पूरी कंप्लीट होंगी तो जो ईसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो इनहिबिट हो सकती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिंग्स कहते हैं, जो कि 9 कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो वॉइस बॉक्स होता है इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं।
यहाँ पे जो सी शेप्ड की रिंग्स होती हैं ये पूरे ट्रैकिया में फैली हुई होती हैं, और ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड करता है 5 थोरैसिक पे, यानी कि डिवाइड, जैसे यहाँ पे रीढ़ की जो हड्डी होती है यहाँ पे होता है सर्वाइकल रीजन और यहाँ पे होता है थोरैक्स रीजन। तो यहाँ पे जो थोरैक्स रीजन होता है इसमें 12 थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती हैं। तो जो 5th वाली होती है 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे इस वाले रीजन पे ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड करता है, ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड करेगा। तो जैसे लोकेशन होती है कि बंसी की दुकान से मुड़ जाइए या फिर यहाँ से मुड़ जाइए, तो जो बॉडी में डिवाइडेशन होता है वो इस प्रकार से लोकेशन हो सकती है। तो इसकी जो लोकेशन होती है डिवाइड करने की वो होती है 5 थोरैसिक, यानी कि जो 5th थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम होती है वहाँ से ये ट्रैकिया जो है डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके ये ब्रोंकाई बनाएगा, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, उसके बाद एल्वेलाई आते हैं। तो इसके जो स्ट्रक्चर होता है लंग्स के अंदर वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पेड़ की जड़ें फैली हुई होती हैं वैसे, जैसे ऐसे ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं ऐसे भी समझ सकते हैं, ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं ऐसे ही फैली हुई होती हैं, जैसे यहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई हैं ये फैले हुए हैं। उसके बाद जो बड़ा सा वो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसे शाखाएं डिवाइड होती हैं और उसके ऊपर ऐसा बना देते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एल्वेलाई के रिजेंबल करता है। तो यहाँ पे जो ट्रैकिया है ये ट्रैकियोल्स में डिवाइड हो जाता है, ट्रैकियोल्स ब्रोंकाई बनाते हैं, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे, और सबसे एंड में पाई जाती है ब्रोंक्यूल। ये जो ब्रोंक्यूल का स्ट्रक्चर होता है यही सरफेस होता है जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड वेसल। तो यहाँ पे होता है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्रेजेंट होता है डोम शेप का स्ट्रक्चर जिसको डायाफ्राम कहते हैं, जो कि लंग्स के सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये जो डायाफ्राम होता है इसमें प्रेजेंट होती हैं फ्रेनिक मसल्स। फ्रेनिक वर्ड जहाँ भी आ जाए डायाफ्राम से रिलेटेड होगा। तो डायाफ्राम जैसे कि फ्रेनिक नर्व हो गया, तो फ्रेनिक नर्व डायाफ्राम से रिलेटेड होगी, जो कि डायाफ्राम के पास होगी। तो यहाँ पे जो एल्वेलाई होते हैं ये 150 मिलियन ईच लंग्स में होते हैं, यानी कि 150 मिलियन जो एल्वेलाई होती हैं ये हर लंग्स में होती हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है ये छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है, और जो लेफ्ट वाला लंग होता है ये बड़ा होता है लेकिन थोड़ा सा पतला होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। यहाँ पे जो एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है ये फूड को प्रिवेंट करता है ताकि ये फूड पाइप में ट्रैकिया में ना जा पाए। ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स में प्रेजेंट होते हैं हेयर्स जो कि ट्रैप करते हैं एयर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है म्यूकस। और नेजल चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं 3 नेजल कॉन्के, यानी कि 3 जो हड्डी होती हैं ऐसे समझिए। तो 3 नेजल कॉन्के जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं उस एयर को मॉइस्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि अगर आपने फील किया हो सर्दियों के टाइम पे या गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है तब, तो ऐसा लगता है कि नाक सूख गई हो, तो ऐसा इसीलिए होता है उस ड्राई एयर की वजह से। तो जो एयर आ रही है एटमॉस्फेयर से जो कि गंदी हो सकती है, तो उसको फिल्टर करने का काम, उसको मॉइस्ट करने का काम और डस्ट पार्टिकल्स को हटाने का काम नेजल हेयर्स करते हैं। यहाँ पे नेजल चैम्बर में 3 नेजल कॉन्के होते हैं जो कि उस एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लंग्स देख लेते हैं। लंग्स जो कि नॉन मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें कोई भी मसल नहीं होती है। राइट जो लंग होता है वो 3 लोब में डिवाइडेड होता है, सुपीरियर ऊपर वाला, इंफीरियर नीचे वाला और मीडियन बीच वाला पार्ट। और जो लेफ्ट लंग होता है ये 2 लोब होते हैं इसके, सुपीरियर यानी कि ऊपर वाला, इंफीरियर यानी कि नीचे वाला। प्रोटेक्शन करता है, जो लंग्स को प्रोटेक्शन का काम करता है। लंग्स के आसपास प्रेजेंट होता है रिब केज, यानी कि जो हड्डी होती हैं उनका ढांचा होता है, तो ढांचे के अंदर प्रेजेंट होते हैं लंग्स। और इसका जो लंग्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं प्लूरल कवरिंग, जो कि 2 होती हैं। तो ये जो प्लूरा होती है ये डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पे लंग्स हो तो लंग्स के आसपास ऐसी कवरिंग होती है, तो इस कवरिंग को बोला जाता है प्लूरा, जो कि 2 होती हैं और इनके बीच में गैप होता है जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो इस फ्लूइड का नाम होता है प्लूरल फ्लूइड और इस कैविटी का नाम होता है प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसका काम होता है जब भी लंग्स एक्सपेंड करते हैं या रिलैक्स करते हैं तो उसको शॉक एब्जॉर्बर से बचाना, और इसको प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से और प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन से। तो डिहाइड्रेशन से बचाने का काम भी करता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में। तो आगे बात करते हैं कि
इसमें जब भी एयर आएगा तो कहाँ से आएगा, तो पहले ये नॉस्ट्रल से आएगा, एटमॉस्फेयर से जब भी एयर एंटर करेगा तो उसका पैसेज क्या होगा, तो सबसे पहले वो नॉस्ट्रल्स में जाएगा, नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल चैम्बर में जाएगा, नेजल चैम्बर के बाद जो कॉमन पैसेज होता है फूड पाइप और विंड पाइप दोनों के लिए फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद वो कहाँ पे जाएगा, लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स में जाएगा जो कि ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये ट्रैकिया में एंटर करेगा और ट्रैकिया के बाद जो ये ब्रांचेस हो जाती हैं उसके बाद ब्रोंकाई जिसको कहते हैं, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में जाएगा और ब्रोंक्यूल्स के बाद ये एल्वेलर सैक में जाएगा यानी कि एल्वेलाई में जाएगा। अब देखते हैं जो एल्वेलाई होता है यहाँ पे गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, तो ये एक गोल स्ट्रक्चर होता है। जो भी धूम्रपान करते हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसमें होता क्या है, ये जो एल्वेलाई की जो सरफेस होती है इस सरफेस पे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो केमिकल्स होते हैं ये यहाँ पे सरफेस पे एडहियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सरफेस एरिया होता है गैस एक्सचेंज करने के लिए, तो गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कम हो जाता है इसका। जैसे ही सरफेस एरिया डिक्रीज करता है तो सांस लेने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कुछ सेल्स, एपिथेलियल सेल जो कि स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती हैं। यहाँ पे प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल और एल्वेलाई के बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा थिक होती है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये हमेशा मॉइस्ट रहती है ताकि गैस एक्सचेंज आसानी से हो पाए। यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं बहुत ही थिन ब्लड कैपिलरीज जिसके द्वारा एक्सचेंज होगा ब्लड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ये इसमें होगा CO2 जो कि टिश्यूज से वो CO2 लेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ पे जब CO2 गया ऊपर एल्वेलाई में और एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आया, तो यहाँ पे जो ब्लड होगा उसको कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीकृत रुधिर। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फर्दर टिश्यूज के पास जाएगा और टिश्यूज से CO2 लेगा और ये जो CO2 है ये वापस एल्वेलाई में दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो CO2 इस एल्वेलाई में आई है तो ये फिर से वही पैसेज फॉलो करेगी और बाहर एक्सेल CO2 कर दिया जाएगा। तो ये था पूरा पैसेज की जो एक्सेलेशन और इनहेलेशन है ये कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि जो एयर हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू एंटर कर रही है तो वो एंटर क्यों कर रही है, आखिर एयर को क्या फ़ायदा है। तो फिजिक्स का नॉर्मल सा लॉ है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं जो एयर होता है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। और प्रेशर मतलब क्या होता है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो जब भी हाई प्रेशर होगा तो जो हवा होगी वो लो प्रेशर की ओर बढ़ेगी। लेकिन क्या हम अपनी बॉडी में प्रेशर को कर सकते हैं रेगुलेट, तो हम प्रेशर को रेगुलेट कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं, वो वॉल्यूम से कर सकते हैं। क्योंकि वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एरिया वाइज जो भी वहाँ पे मटेरियल होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो ब्रीदिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस बाहर लेना। तो जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो उसमें फोर्सफुल ब्रीदिंग आती है और नॉर्मल ब्रीदिंग आती है। तो ये जो पार्ट है ये नॉर्मल ब्रीदिंग का है, क्योंकि जब फोर्सफुल ब्रीदिंग आती है तो उसमें ये सारा सिस्टम चेंज होता है, चेंज नहीं होता है, एक्स्ट्रा मसल्स उसमें इंक्लूड होती हैं। तो जो इनहेलेशन की प्रोसेस होती है एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें ATP चाहिए। इसमें जो मसल्स जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं वो होता है रिब्स। तो जब भी हम इनहेल करते हैं यानी कि सांस जब हम अंदर लेते हैं तो जो हमारी रिब्स होती हैं वो अपवर्ड होती हैं। अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर जाएंगी, फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर जाएंगी और आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर जाएंगी। तो यहाँ पे इसका प्रेशर ये होता है कि ये जो रिब्स हैं वो कैसे मूवमेंट करेंगी। नेक्स्ट इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल का मतलब होता है रिब के बीच में, जैसे ये रिब केज होता है तो इन रिब केज के बीच में जो मसल्स होती हैं उसको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। तो जो इंटरकॉस्टल मसल होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी यानी कि सिकुड़ेंगी। डायाफ्राम क्या होगा, ये फ्लैटेंस होगा। अभी ये डोम शेप का होता है तो जैसे ही एक्सपेंड होगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। उसके बाद जो जैसे ही ये फ्लैट होगा तो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, जो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करेगा। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और जो एयर है क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है तो जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर से हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू अंदर चली जाएगी। और जो इनहेलेशन का प्रोसेस है इसका उल्टा एक्सहेलेशन में हो जाएगा। तो
एक्सलेशन कैसी प्रोसेस होती है, पैसिव, इसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। रिब्स जो है इसका मूवमेंट कैसा होगा, अपवर्ड का उल्टा डाउनवर्ड, फॉरवर्ड का उल्टा बैकवर्ड, आउटवर्ड का उल्टा इनवर्ड हो जाएगा। इंटरकॉस्टल मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तो यहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगी। डायाफ्राम फिर से डोम शेप का हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया तो जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, यानी कि अंदर से बाहर की ओर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। जो इनहेलेशन होता है ये 0.2 सेकेंड्स का होता है और जो एक्सलेशन होता है ये 0.3 सेकेंड का होता है। और इस रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने वाला जो सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, और जो पोन्स होता है ब्रेन का हिस्सा जो कि उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो आगे हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन है दो टाइप की है, पहला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और दूसरा ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो जो इनहेलेशन की प्रोसेस होती है एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक का मतलब होता है वायवीय श्वसन और एनारोबिक का मतलब होता है अवायवीय श्वसन, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये तब होगा जब भर भर के हमारे पास ऑक्सीजन होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होगा जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी कि यहाँ पे O2 होगी, यहाँ पे O2 नहीं होगी। तो जब भी हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी मसल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई हो इसके लिए जो ब्रीदिंग रेट होती है वो बढ़ जाती है, ताकि हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाए। तो अब देखते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन है यानी कि वायवीय श्वसन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था वहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब तोड़े थे। तो जब इनका ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, प्रोटीन टूटेगा तो अमाइनो एसिड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, लिपिड टूटेगा तो फैटी एसिड्स बनेंगे। तो ये मेनली प्रोसेस किसकी है, मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस आती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है तो कैटाबॉलिज्म। तो आप लोग बताइए रेस्पिरेशन किस टाइप की प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये कैटाबॉलिक टाइप की प्रोसेस है, यानी कि इसमें ब्रेकडाउन होगा। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जिसमें चीज़ें क्या हो, बने। तो अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे, तो ये हो जाएगा एनाबॉलिज्म। ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बना देगा, ये एनाबॉलिज्म। फैटी एसिड्स मिलके क्या बना देंगे, लिपिड बना देंगे, तो ये क्या हुआ, एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो पढ़ा था कि इन सब का डिग्रेडेशन हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो उसके बाद क्या हुआ था, इनका एब्जॉर्प्शन हुआ था, जो सिंपलर फॉर्म बने थे। तो जैसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ है तो उस ग्लूकोज का आगे क्या होगा, ग्लूकोज जब आगे जाएगा तो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में जाएगा ताकि उसको तोड़ के एटीपी बनाई जा सके। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में ये जो कोशिका है इसके पास क्या होता है, केंद्रक होता है। यहाँ पे इसके पास क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जिकाय होगा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो आप लोग इसका भी लेक्चर देख लेना कि सेल्स में कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो जो ग्लूकोज होता है ये जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है यानी कि कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य के अंदर वो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस को कराते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म। हर ऑर्गेनिज्म यानी कि जितने भी जीव हैं उन सब में ही ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करी जाती है और कोशिका द्रव्य में ही की जाती है। तो जो ग्लूकोज होगा वो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में पाइरुविक एसिड बनेगा। जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और जो पाइरुविक एसिड होता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। पाइरुविक एसिड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें बनेगा CO2 सेल्युलर वाटर और 38 ATPs। और अल्टीमेटली हमें बनाना क्या है, ATP फॉर द पर्टिकुलर काम कि हम अच्छे से अपनी लाइफ प्रोसेसेस कर सकें, अच्छे से कोशिकाएं अपना काम कर सकें, उसके लिए उन लोगों को चाहिए होता है ATP। उसी ATP को बनाने के लिए इतना तामझाम हो रहा है। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें ग्लूकोज मिला है, अब रेस्पिरेशन से हमें ग्लूकोज से ATP बनाना है। तो ये तो हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन का यानी कि वायवीय श्वसन जब ऑक्सीजन होगा। व्हाट अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट होगा। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कॉमन प्रोसेस होती है और हर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म की जाएगी, क्योंकि जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम हो गया, ये तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स है, लेकिन जैसे बैक्टीरिया है,
तो ये प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो इनमें जो भी प्रोसेस होगी उनके साइटोप्लाज्म में ही होती है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक एसिड में, और पायरुविक कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो टाइप के प्रोसेस आते हैं। जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये दो टाइप का होता है, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है ये हमारी मसल्स में होता है, जहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। जब भी हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो वहाँ पे जो मसल्स होती हैं उनको एटीपी लेने के लिए, यानी कि एटीपी की ज़रूरत होती है, तो वो अपना एटीपी दूसरे तरीके से बनाती हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। जब उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो वो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देती हैं लैक्टिक एसिड में, जहाँ पे बहुत कम अमाउंट में एटीपी बन जाता है। तो जो लैक्टिक एसिड होता है यही कारण होता है थकावट का और मसल्स क्रैम्प्स का। तो मसल क्रैम्प्स जो होते हैं और जो थकावट होती है मसल्स में, जो पेन होता है, वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। जब टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वो लैक्टिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं और वापस से पहले जैसी स्थिति हो जाती है, पेन रिलीफ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा ईस्ट के अंदर। तो ईस्ट क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव में क्या प्रोसेस होती है? पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है, ये बनाता है इथेनॉल प्लस 2 एटीपी मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इथेनॉल बना है, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, एल्कोहल, तो यहाँ इस फर्मेंटेशन का नाम हो जाएगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ पे बना है लैक्टिक एसिड, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जैसे कभी खमीर उठाया हो, जैसे डोसे का जो वो होता है घोल, और इडली बनाई हो तो इडली का जो घोल होता है, जब आप देखो कि जो उसका लेवल होता है घोल का वो अप हो जाता है कुछ टाइम के बाद, और उसमें से कुछ स्मेल आने लगती है। तो वो स्मेल होती है क्योंकि वहाँ पे एरिया जो उसका होता है वो बंद होता है, जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। फर्मेंटेशन की प्रोसेस से वहाँ पे इथेनॉल बनता है, जिसकी वजह से उसमें स्मेल आती है, और क्या बनेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, और उस रिलीज होने के कारण यानी कि CO2 के कारण वहाँ पे छोटे छोटे से छेद नजर आते हैं। तो वो CO2 के बाहर निकलने के कारण होता है, तो जो घोल होता है वो फूलने लगता है। तो ये फर्मेंटेशन के कारण होता है। फर्मेंटेशन को हिंदी में किण्वन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो। इसके बाद हम देखेंगे प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होना। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेना नहीं होता है, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन करना न्यूट्रिएंट्स का। तो उससे क्या बनेगी? एटीपी बनेगी। तो जो ब्रीदिंग होता है यानी कि सांस लेना, वो केवल एक स्टेप होता है रेस्पिरेशन का। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो। बोर्ड्स आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।